हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंटर परीक्षा 2021 के लिए अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र के कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी की पूरी किताब में से मात्र 25 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा। अगर आप इन 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपको 75% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी आप लोगों को 75% मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों का भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लीजिए, ये है हम लोगों का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता के दो विशेषताओं को बताइए। देखिए, क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता के दो विशेषताओं को बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर है फर्स्ट, यह रोकड़ पुस्तक की तरह है। ठीक है, यह रोकड़ पुस्तक की तरह है। सेकंड यानी दूसरा, इसमें सभी प्राप्तियां चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। और फ्रेंड्स, आज जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी आज जो मैं आप लोगों को 25 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, साथ ही साथ इसका आंसर भी कर दूंगा। सो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, आय और व्यय खाता क्या है। देखिए, क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था कि आय और व्यय खाता क्या है। तो इसका आंसर यानी उत्तर देख लीजिए। आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है। आय और व्यय खाता को किसके समान कहा जा सकता है? तो लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है, जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। यह लाभ हानि खाते के सिद्धांतों पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक या कमी होता है। ठीक है, इसके परिणाम क्या होता है? तो इसके परिणाम अधिक या कमी होता है। तो आप अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को और इस आंसर को भी छाप लीजिए यानी उतार लीजिए और इसको आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक TQ यानी टेस्ट क्वेश्चन है कि वसूली खाता है 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2018 में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों का आंसर कर दूंगा। सो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होना ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर बताइए। ठीक है, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता में हम लोगों को अंतर बताना है। तो आंसर में देख लीजिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में। ठीक है, फर्स्ट क्या है? यह एक वास्तविक खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है यह एक वास्तविक खाता है। और दूसरा, यह नकद लेन देनों का वर्गीकृत सारांश या विवरण है, इसलिए इसे गैर व्यापारिक संस्थाओं का रोकड़ खाता कहा जा सकता है। और चलिए इसमें देख लेते हैं। अब आगे आय व्यय खाता में देख लीजिए कि यह एक नाममात्र खाता है। आय व्यय खाता जो है यह एक नाममात्र खाता है। और दूसरा, यह गैर व्यापारिक संस्थाओं का रेवेन्यू खाता है जो लाभ हानि खाते की तरह काम करता है। ठीक है, अंतर हो गया। चलिए नेक्स्ट, और हम लोगों को जो चैप्टर 1 है उससे हम लोगों को मात्र 3 ही क्वेश्चन करना था जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और नेक्स्ट हम लोगों का है चैप्टर 2। ठीक है, यानी दूसरा चैप्टर। इसका क्वेश्चन देख लीजिए कि साझेदारी सनलेख क्या है। देखिए, क्वेश्चन 2010 एवं 2011 में पूछा गया था। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे। क्वेश्चन है कि साझेदारी सनलेख क्या है। ये क्वेश्चन 2010 एवं 2011 में पूछा गया था। इसका आंसर यानी उत्तर देख लीजिए। साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है जिसे साझेदारी सनलेख या विल्लेख या करार कहा जाता है। देखिए, साझेदारी सनलेख का कितना नाम है? तो साझेदारी सनलेख एक नाम हो गया, दूसरा नाम विल्लेख भी है और तीसरा नाम करार भी है। ठीक है, आपको याद करना है, याद रखना है। साझेदारी सनलेख क्या है? तो साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है जिसे साझेदारी सनलेख या विल्लेख या करार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारी की परिभाषा दें। देखिए, क्वेश्चन कितने बार पूछा गया और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लीजिए कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, ठीक है,
साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि साझेदारी की परिभाषा दें, यानी साझेदारी क्या है। तो इसका उत्तर यानी आंसर, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। और हम लोगों का चैप्टर 2 खत्म हुआ और देखिए चैप्टर 3। ठीक है, ये क्या है तो चैप्टर 3, और एक मिनट देख लेते हैं। आप लोगों को जो है चैप्टर 2 से मात्र 2 ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, चैप्टर 2 से मात्र 2 क्वेश्चन, और चलिए देखते हैं कि चैप्टर 3 से कितना क्वेश्चन करना है। ठीक, तो ये रहा हम लोगों का चैप्टर 3 और इसका क्वेश्चन 6 नंबर, लाभ प्राप्ति अनुपात। ठीक है, लाभ प्राप्ति अनुपात तथा त्याग अनुपात में अंतर बताइए। लाभ प्राप्ति अनुपात तथा त्याग अनुपात में हम लोगों को अंतर बताना है, जो कि ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर देख लीजिए, लाभ प्राप्ति अनुपात। ठीक है, लाभ प्राप्ति अनुपात मारने के बाद डैश दिया हुआ है, वह अनुपात जिसमें एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदारों के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है तो वह अनुपात जिसमें एक या अधिक साझेदार अपने साझेदारों के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। और चलिए त्याग अनुपात देखते हैं। देख लीजिए, त्याग अनुपात वह अनुपात जिसमें एक या अधिक वर्तमान साझेदार अपने पुराने हिस्से का कुछ भाग का त्याग एक अथवा अधिक साझेदारों के पक्ष में करते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, संचित यानी एकत्रित लाभ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि संचित या एकत्रित लाभ क्या है। क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। तो इसका आंसर देख लीजिए, फर्म का वह लाभ जो साझेदारों में बांटा नहीं गया हो एकत्रित लाभ कहलाता है। ठीक है, फर्म का वह लाभ जो साझेदारों में बांटा नहीं गया हो एकत्रित लाभ कहलाता है। तो ये 7 का आंसर रहा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है। साझेदारी फर्म जो है उसके पुनर्गठन से क्या आशय है, मतलब कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, या साझेदारी फर्म के पुनर्गठन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन का मतलब यह है। तो इसका आंसर देख लीजिए कि जब साझेदारी के वर्तमान ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव समाप्त होकर एक नया ठहराव प्रारंभ हो जाता है तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। क्वेश्चन था कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन, ठीक है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है। तो इसका आंसर है कि जब साझेदारी के वर्तमान ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव समाप्त होकर एक नया ठहराव प्रारंभ हो जाता है तो इसे ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। ठीक है, इसे ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का है चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कम से कम 3 कारण दे। ख्याति का जो मूल्यांकन हम लोग करते हैं तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कम से कम 3 कारण देना है। देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर देख लीजिए कि निम्न परिस्थितियों में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कौन कौन सी परिस्थिति में, तो चलिए देख लेते हैं। और ये रहा वो 3 परिस्थिति, जब साझेदारों के लाभ हानि में परिवर्तन होता है। कब, जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। दूसरा, जब फर्म में नए साझेदार का प्रवेश हो रहा हो। तीसरा, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, अधिलाभ क्या है। देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि अधिलाभ क्या है। इसका आंसर देख लीजिए, समान प्रकार के अन्य फर्मों की तुलना में एक फर्म जितना अधिक लाभ कमा रहा हो उसी अधिलाभ को क्या कहते हैं, अधिलाभ कहा जाता है। ठीक है, उस अधिक लाभ को अधिलाभ कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया कि अधिलाभ क्या है। तो इसका आंसर देख लीजिए, समान प्रकार के अन्य फर्मों की तुलना में एक फर्म जितना अधिक, ठीक है, जितना अधिक लाभ कमा रहा हो उस अधिक के लाभ को अधिलाभ कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, औसत लाभ तथा अधिलाभ में अंतर बताइए।
यानी औसत लाभ तथा अधिलाभ में अंतर बताना है। तो आंसर देख लीजिए कि औसत लाभ फर्म के गत कुछ वर्षों के लाभों का औसत है। ठीक है, औसत लाभ जो होता है वो फर्म के गत यानी पिछले कुछ वर्षों के लाभ का औसत है, जबकि अधिलाभ सामान्य लाभ से औसत लाभ का आधिक्य है। जबकि अधिलाभ सामान्य लाभ से औसत लाभ का आधिक्य यानी ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं और देख लीजिए यहाँ आप लोगों को जो है चैप्टर 5 से एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, चैप्टर 5 से एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, तो आप लोगों को चैप्टर 5 से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है। और चैप्टर 6 जो है इससे आप लोगों को करना है, यानी चैप्टर 6 से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन देख लीजिए कि एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की जो गणना करेंगे वो आप किस प्रकार करेंगे। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो आंसर देख लीजिए कि एक साझेदार जो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है उन्हें निम्नलिखित राशियां पाने का अधिकार है। कौन कौन सी राशि पाने का अधिकार है देख लीजिए, ऊपर कर लेते हैं। फर्स्ट, पिछले आर्थिक चिट्ठा के अनुसार पूंजी शेष। सेकंड, ख्याति में उसका हिस्सा। तीसरा, संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन में उसका हिस्सा। चौथा, विभिन्न संचयों एवं अवितरित लाभों में उनका हिस्सा। और पांचवा, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में उसका हिस्सा इत्यादि। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हम लोगों का चैप्टर 7। कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 7 यानी चैप्टर 7। और इससे हम लोगों को मात्र एक ही क्वेश्चन करना है जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि मृतक साझेदार को देय राशि के लिए क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। मृतक साझेदार को जो हम लोग बकाया राशि चुकाएंगे तो उसके लिए कौन सी जर्नल प्रविष्टि करनी होगी। देखिए क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये हम लोगों को जर्नल करनी होगी। तो 13 का ये रहा आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है हम लोगों का चैप्टर 8 यानी 8वां चैप्टर। तो इससे देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यानी 14 नंबर क्वेश्चन कि साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बताइए। ठीक है, हम लोग अंतर बताना है, साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर। तो आंसर देख लीजिए कि साझेदारी का समापन पहले देख लेते हैं। तो साझेदारी का समापन डैश, इसका आशय साझेदारों के वर्तमान समझौता में परिवर्तन है। ठीक है, इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। आगे देख लीजिए कि फर्म का समापन, इसका आशय फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त होना है। इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो चैप्टर है चैप्टर 8, इससे आप लोगों को मात्र एक ही क्वेश्चन करना है। और देख लीजिए हम लोगों का चैप्टर 9। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 9 से कौन कौन से क्वेश्चन करना है। तो चैप्टर 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, पूर्व अधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर बताइए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2014, 2015, 2016 एवं 2018 में यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी तैयारी आप लोगों को अच्छे तरीके से करनी ही है। तो पूर्व अधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर बताइए। इसका आंसर देख लीजिए कि पूर्व अधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर। पूर्वाधिकार अंश पहले देख लीजिए, कंपनी के समापन पर इन्हें पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार होता है, इन्हें लाभांश समता अंशों से पहले दिया जाता है। और देख लीजिए हम लोगों का समता अंश। ठीक है, समता अंश कंपनी के समापन पर इन्हें पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद होता है। ठीक है, इन्हें लाभांश समता अंशों के बाद दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फिर से आप लोगों के लिए रखे हैं ये TQ यानी टेस्ट क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोगों को करना है, सो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट है हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16। ठीक है, अंश और ऋण पत्र में अंतर बताइए, यानी अंश और ऋण पत्र में अंतर बताना है। ये क्वेश्चन 2015 एवं 2018 में पूछे गए थे। आंसर देख लीजिए, अंश। ठीक है, फर्स्ट में अंश का हम लोग आंसर करते हैं। तो अंश पूंजी का एक भाग है, इसके धारक स्वामी कहलाते हैं। और ऋण पत्र ऋण का एक भाग है, इसके धारक महाजन कहलाते हैं। और नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 17, कंपनी से आप क्या समझते हैं। कंपनी जो है इनसे आप क्या समझते हैं। तो आंसर देख लीजिए, कंपनी एक वैधानिक संस्था है जिसका निर्माण किसी उद्देश्य विशेष के लिए होता है और इसके बाद सदस्यों का दायित्व साधारणतः सीमित होता है। इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है हम लोगों का चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन, अंशधारी तथा ऋणपत्रधारी में अंतर बताइए। यानी अंशधारी तथा ऋणपत्रधारी में अंतर बताना है। तो देख लीजिए, फर्स्ट इसका आंसर है कि अंशधारी तथा ऋणपत्रधारी में अंतर। ठीक है, अंतर फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग अंशधारी को। तो अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, अंशधारियों को लाभ में से लाभांश दिया जाता है। और ऋणपत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, ऋणपत्रधारियों को एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, चाहे लाभ हो या हानि। नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, अंश और ऋणपत्र में अंतर बताइए। अंश और ऋणपत्र में अंतर बताइए, एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो आंसर देख लीजिए, फर्स्ट अंश पूंजी का भाग है जबकि ऋणपत्र ऋण का भाग है। सेकंड, अंश के धारक को लाभांश मिलता है जबकि ऋणपत्र के धारक को ब्याज मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 यानी चैप्टर 11 से आप लोगों को एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि अब तक इस चैप्टर 11 से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी पूछा नहीं गया है। और नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर 12 यानी चैप्टर 12। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 12 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरण से क्या आशय है, कंपनी के कौन से दो मूलभूत वित्तीय विवरण है। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो आंसर देख लीजिए कि वित्तीय विवरण से आशय है ऐसे वार्षिक रिपोर्ट से है जो किसी व्यवसाय के लाभप्रदता तथा वित्तीय स्थिति को प्रकट करता हो। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और सेकंड बैलेंस शीट। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वित्तीय विवरणों के दो उद्देश्यों को बताइए। ठीक है, वित्तीय विवरणों के दो उद्देश्यों को बताइए। एक क्वेश्चन 2015 एवं 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर देख लीजिए, फर्स्ट व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों एवं देयताओं की जानकारी देना, और सेकंड तुलनात्मक अध्ययन में सहायता पहुंचाना। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर 13 यानी चैप्टर 13, इसका क्वेश्चन देख लीजिए, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या आशय है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या आशय है, एक क्वेश्चन 2011 एवं 2018 में पूछा गया था। इसका आंसर देख लेते हैं। और देख लीजिए इसका आंसर कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय आंकड़ों को सरल समूहों में वर्गीकृत करने और इन समूहों के आलोचनात्मक परीक्षण की एक अव्यवस्थित विधि है जिसमें व्यवसाय के सुदृढ़ और कमजोर पहलुओं का ज्ञान हो सके। और नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के कोई दो उद्देश्य बताइए। ठीक है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के कोई दो उद्देश्य बताइए। जिसका आंसर देख लीजिए, फर्स्ट व्यवसाय की अर्जन क्षमता का निर्धारण, सेकंड व्यवसाय की शोधन क्षमता की माप। ये दो विश्लेषण है वित्तीय विवरणों के। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 14 चैप्टर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24, समान आकार के विवरण क्या है। समान आकार के जो विवरण है वो क्या है, क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। और इसका आंसर देख लीजिए, यह वह विवरण होता है जिसमें समान आधार पर विभिन्न मदों को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित किया जाता है, इसे शीर्ष विश्लेषण भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का है चैप्टर 15, लेकिन चैप्टर 15 से आप लोगों को एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि चैप्टर 15 यानी चैप्टर 15 से अभी तक एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी इंटर परीक्षा में नहीं पूछा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 यानी चैप्टर नंबर 16, 25 नंबर क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है। रोकड़ प्रवाह विवरण जो है इससे क्या आशय है। तो इसका आंसर देख लीजिए कि रोकड़ प्रवाह विवरण किसी विशेष अवधि के दौरान रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों के स्रोतों और उपयोगों का विवरण है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर 16 तक आप लोगों का जो अकाउंटेंसी बेस्ड चैप्टर 16 यानी 16 ही चैप्टर है, तो इस 16 चैप्टर से मात्र आप लोगों को 25 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो इन 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए, जिससे आप लोगों को 75% से ज़्यादा मार्क्स आ सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए